हैं जो सीधा हमारे आज से जुड़ा है। कभी सोचा है कि पिछले 600 सालों में आखिर ऐसा क्या-क्या हुआ जिसने हमारी आज की इस आधुनिक दुनिया की पूरी बुनियाद ही रख दी? आइए इतिहास की उन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ते हैं और समझते हैं कि दुनिया का ये जो आज का स्वरूप हम देखते हैं ना, ये आखिर बना कैसे। जॉर्ज सेंटायाना की एक बहुत ही कमाल की लाइन है, जो लोग इतिहास को याद नहीं रखते वो उसे दोहराने के लिए अभिशप्त हैं। और सच कहूं तो हमारी इस पूरी चर्चा का आधार ही यही विचार है। देखिए, हिस्ट्री का मतलब सिर्फ पुरानी तारीखों या नामों का रट्टा मारना बिल्कुल नहीं है। ये तो दरअसल ये समझने के बारे में है कि हमारा जो वर्तमान है, हमारा आज, वो किन कारणों की वजह से वजूद में आया। यही तो है प्रेजेंट की कॉजालिटी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री आखिर पढ़ना क्यों चाहिए। अब एक ब्रॉड सवाल उठता है कि आखिर इसे समझना इतना जरूरी क्यों है। असल में मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा जबरदस्त टूल है जिससे हम आज के समय की जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक ट्रेंड्स और यहां तक कि सामाजिक तनाव के पीछे चल रहे उन पैटर्न्स को पकड़ सकते हैं जो ऐसे आसानी से नजर नहीं आते। अगर हम आधुनिक इतिहास की बात करें तो ये 15वीं सदी के मध्य यानी मिड 15th सेंचुरी के आसपास शुरू हुए ऐसे बदलावों का सिलसिला है जो लगातार, ध्यान दीजिएगा, लगातार ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स, समाजों और अर्थव्यवस्थाओं को नया आकार दे रहा है। ये कोई रुका हुआ वक्त नहीं है, ये तो दुनिया को बदलने वाले शिफ्ट्स की एक चलती फिरती चेन है। अब इन बदलावों को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए आधुनिक इतिहास के अलग-अलग युगों पर एक नज़र डालते हैं। अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए आइए पिछली 6 शताब्दियों के इस तेज सफर पर चलते हैं। शुरुआत होती है रेनेसेंस और एक्सप्लोरेशन से, जहां पूरा फोकस साइंस और नए व्यापार पर था। उसके बाद आया एनलाइटनमेंट का दौर, जहां लोकतंत्र और व्यक्तिगत अधिकार सीधे राजशाही से टकराए। फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसने मैनुअल लेबर को हटाकर मशीन मैन्युफैक्चरिंग का जमाना ला दिया। इसके आगे बढ़ें तो आता है एज ऑफ इंपीरियलिज्म, जहां यूरोपियन देशों ने दुनिया भर में अपना विस्तार किया। 20वीं सदी आते आते इन टकरावों ने 2 वर्ल्ड वॉर्स को जन्म दिया, जहां से नई सुपर पावर्स उभरी। और अंत में कोल्ड वॉर और पोस्ट कॉलोनियलिज्म का दौर, जहां दुनिया 2 हिस्सों में बंटी और नए स्वतंत्र देशों का निर्माण हुआ। सोचिए, ह्यूमनिज्म और प्रिंटिंग प्रेस से शुरू होकर स्पेस रेस और डीकोलोनाइजेशन तक का ये सफर किसी माइंड ब्लोइंग चेन रिएक्शन से कम थोड़ी है। अब इन योगों को टाइमलाइन के हिसाब से देखने के बाद चलिए उन रिकरिंग थीम्स की बात करते हैं जो लगातार हमारी दुनिया को आकार देती आई हैं। दरअसल 4 बड़े विषय हैं जो इस पूरे मानव इतिहास को एक लड़ी में पिरोते हैं। पहला है लोकतांत्रिक परिवर्तन, यानी राजाओं के शासन से निकलकर रिपब्लिक्स की तरफ बढ़ना। दूसरा है तकनीकी त्वरण। भाप के इंजन से लेकर इंटरनेट तक के इस सफर ने तो लिटरली सब कुछ ही बदल कर रख दिया है। तीसरा विषय है वैश्विक अन्योन्याश्रय, या आसान शब्दों में ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। कैसे दुनिया के अलग अलग एम्पायर्स एक डीपली इंटरकनेक्टेड दुनिया में बदल गए, ये वाकई काबिले तारीफ है। और चौथा है सामाजिक न्याय, रेस, जेंडर और क्लास इक्वालिटी के लिए चलने वाला एक लंबा और कठिन संघर्ष। सच तो यह है कि इन्हीं 4 मजबूत स्तंभों पर हमारी आज की आधुनिक दुनिया खड़ी है। लेकिन इन सभी बातों के बीच एक बड़ा ही रोचक सवाल उठता है। ये जो वैश्विक अन्योन्याश्रय है या आपस की ये भारी निर्भरता, ये आखिर शुरू कैसे हुई थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास के खास दौर में जाना होगा, जिसे हम पुर्तगाली लाभ या द पोर्चुगीज एडवांटेज कहते हैं। इस अर्ली मॉडर्न एरा को समझने के लिए हमें मैक्रो लेवल थीम्स से अपना फोकस हटाकर पोर्चुगल पर जूम इन करना होगा, क्योंकि दरअसल यही वो एग्जैक्ट इंक्यूबेटर था जहां से इन मैसिव ग्लोबल थीम्स की शुरुआत हुई थी। पोर्चुगल की भौगोलिक स्थिति और वहां के शाही समर्थन ने मिलकर एक जादुई संयोग बनाया। देखिए, पोर्चुगल आइबेरियन पेनिनसुला के अटलांटिक कोस्ट पर बसा था, जिससे उन्हें खुले समुद्र का डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। ऊपर से अफ्रीकन ट्रेड रूट्स भी उनके काफी नजदीक थे, और इसमें सबसे बड़ा रोल निभाया प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने, जिन्होंने बाकायदा नेविगेशन स्कूल्स बनाए और स्टेट स्पॉन्सर्ड फंडिंग के जरिए अपने देश को एक मैसिव हेड स्टार्ट दिला दी। एक सेंट्रलाइज मोनार्की थी जिसका पूरा ध्यान जमीन पर होने वाले व्यापारिक एकाधिकारों या लैंड मोनोपोलीज को बाईपास करने पर था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया? तो इसके पीछे के आर्थिक कारण बिल्कुल क्लियर थे।
उनका मेन मकसद था इंडिया और स्पाइस आइलैंड्स तक डायरेक्ट सी रूट्स तलाश करना। आपको पता है, उस दौर में मसाले लिटरली सोने जितने कीमती हुआ करते थे। इन लग्जूरियस मसालों और सिल्क को सीधे बिना किसी बिचौलियों के हासिल करने की जो चाहत थी ना, वही सबसे बड़ी मोटिवेशन थी। और सच कहूं तो इसी एक लक्ष्य ने अर्ली कैपिटलिज्म और आज के इन विशाल ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स की पूरी नींव रख दी थी। पर इरादे चाहे कितने भी पक्के क्यों ना हों, बिना सही टेक्नोलॉजी के ये लंबा सफर नामुमकिन था। और यहीं पर तकनीकी नवाचार ने अपना जादू दिखाया। उन्होंने कैरावेल नाम का जहाज बनाया, जो स्पेशली लंबी दूरी और अनप्रिडिक्टेबल हवाओं को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। साथ ही एस्ट्रोलेब और क्वाड्रेंट जैसे टूल्स आए, जिनके जरिए समुद्र के बीचों बीच ये पता लगाया जाता था कि वो आखिर हैं कहाँ। और एडवांस कार्टोग्राफी के जरिए नई कोस्टलाइंस को प्रॉपर्ली मैप किया गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सारी चीजें 15वीं शताब्दी का अल्टीमेट टेक्नोलॉजिकल एक्सेलरेशन ही तो थी, जिसने इस ग्लोबल रीच को फिजिकली पॉसिबल बनाया। इन नए समुद्री रास्तों के बनने के बाद दुनिया पर क्या असर पड़ा? आइए अब ग्लोबल एक्सप्लोरेशन के इस इम्पैक्ट को समझते हैं। जब ये नए मैरीटाइम रूट स्थापित हो गए तो इसके दो बिल्कुल विपरीत पर बेहद गहरे प्रभाव पड़े। एक तरफ तो हुआ वैश्विक प्रसार, यानी अफ्रीका, एशिया और अमेरिकास के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक प्रथाओं का व्यापक रूप से आदान प्रदान हुआ। नए विचार और चीजें दुनिया भर में फैलने लगे। लेकिन दूसरी ही तरफ इसने औपनिवेशिक शोषण यानी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को भी जन्म दिया। इसने शोषण का एक ऐसा ठोस पैटर्न सेट कर दिया जो बाद में आने वाले पूरे साम्राज्यवाद या एज ऑफ इंपीरियलिज्म की सबसे बड़ी पहचान बन गया। दुनिया का जुड़ना और शोषण का शिकार होना, दोनों ही बातें एक ही वक्त में एक साथ घटित हो रही थीं। तो अब चर्चा के इस पड़ाव पर आकर एक बेहद बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल खड़ा होता है। लगभग 1488 के आसपास जो ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क स्थापित हुए थे, क्या वो आज भी हमारे कंटेम्पररी पावर स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल करते हैं? क्या उस दौर के उन पोर्चुगीज वॉयेजेस और आज के मॉडर्न ग्लोबल ट्रेड के बीच आपको कोई सीधा कनेक्शन नजर आता है? सोच कर देखिए, इन्हीं सवालों में जियोपॉलिटिक्स की वो सच्चाई छिपी है जिसने हमारे आज को आकार दिया है। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको इतिहास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर जरूर किया होगा। साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।